नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल के मेरे इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीनतम सिलेबस के अनुसार कक्षा 10th का एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 1 है, जो हमारे नवीनतम सिलेबस निश्चित किया गया है बोर्ड के द्वारा। उस सिलेबस के अंदर यानी कि हमारे लेसन 1 के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक को यानी कि सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो बचे हुए सिलेबस है, उन बचे हुए सिलेबस के दौरान यानी कि हमारा एक टॉपिक आता है मौर्य वंश, यानी कि मौर्य वंश हमारे लेसन नंबर फर्स्ट में है। ये टॉपिक हमारे बोर्ड ने निश्चित किया है कि इस टॉपिक में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक होगा कक्षा 10th के अंदर वो है आपके मौर्य वंश, जो लेसन नंबर 1 से लिया गया है। विद्यार्थियों, मौर्य वंश जो है उसका भारत के अंदर जो काल था यानी समय अवधि थी वो थी 326 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले जो काउंटिंग थी वो उल्टी चलती थी। तो यानी कि मौर्य वंश का भारत में जो समय अवधि थी वो थी 326 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत में राज किया था। तो देखो विद्यार्थियों, मौर्य वंश के अंदर यानी कि आपके भारत में जो स्थापना हुई थी उससे पहले जो वंश था वो था नंद वंश था। यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत में वंश था नंद वंश। उस नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। तो घनानंद को पराजित करके ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, वो कैसा शासक था। देखो विद्यार्थियों, नंद वंश का जो अंतिम शासक था ना घनानंद, वो बड़ा विलासी शासक था। जनता उसके कार्य से परेशान थी, यानी कि भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। वो पश्चिम सीमाओं से यानी कि आपके सिकंदर महान का यानी कि आक्रमण का भय बना रहता था। तो जनता ऐसे शासक को चाहती थी जो उनकी रक्षा कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके। तो घनानंद में इस प्रकार के कोई भी गुण नहीं थे, इसलिए जनता ही चाहती थी कि मगध के अंदर घनानंद की जगह को दूसरा शासक आए और उनकी देखभाल करे, उनकी रक्षा करे। तो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित किया था घनानंद को, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखो आपके मौर्य वंश का जो पहला शासक आता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उसका भारत में समय अवधि थी वो थी 322 से 298 ईसा पूर्व, यानी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के अंदर पहला शासक था वो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। तो देखो यहाँ पर इसके पॉइंट लिखे आ रहे हैं हमारे। का पहला पॉइंट है, इसने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर शासक बना। देखो यानी मगध पर अधिकार किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश की राजधानी बना दी मगध को। तो मगध मौर्य वंश की राजधानी थी और किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य बनाई थी। और किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। देखो यानी कि पूरे भारत पर विजय प्राप्त करके, यानी पूरे भारत पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अखिल भारत मतलब पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया इसने। तीसरा पॉइंट आता है, चंद्रगुप्त मौर्य और आपके सेल्यूकस के मध्य देखो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान का एक शासक था, यूनान का कौन? सेल्यूकस। इस सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आपके सेल्यूकस की पराजय हुई थी और आपकी जीत किसको हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। यानी कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में आपकी की जीत होती है और सेल्यूकस की पराजय होती है। और पराजय के बाद में यानी संधि की जाती है। उस संधि में देखो प्रमुख शर्तें थी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 5 प्रांत दिए। देखो यानी कि सेल्यूकस ने किसको प्रांत दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। दूसरी संधि थी मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। देखो यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया? सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए। और सेल्यूकस की बहन थी, उसका नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। यानी सेल्यूकस की बहन थी कौन? हेलेना। उसका विवाह किसके साथ किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया गया था। और दहेज के रूप में यानी कि सेल्यूकस ने उसको 5 प्रांत दिए थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर लिखा अंतिम जो संधि थी वो थी मेगस्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा गया था। देखो यानी कि मेगस्थनीज क्या था? राजदूत था
उस राजदूत को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा गया था। इस मेगास्थनीज की किताब थी कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। ये किसकी किताब थी? मेगास्थनीज की। इसके बाद पॉइंट आता है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दो ग्रंथ है आपके, देखो, अहनानुरु और मुन्नानुरु। अहनानुरु और मुन्नानुरु, ये दो ग्रंथ आपके दक्षिण के तमिल ग्रंथ है। देखो, दक्षिण के तमिल ग्रंथ है, तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त की थी ना, उसकी डिटेल्स जो ना, जो जानकारी है वो किसमें मिलती है हमें? अहनानुरु और मुन्नानुरु के अंदर। यानी चंद्रगुप्त भारत ने उत्तर भारत के साथ साथ यानी कि दक्षिण भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? विजय प्राप्त की थी। यानी कि उत्तर भारत में विजय प्राप्त तो की थी, उसके साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी उसने क्या किया? विजय प्राप्त की। इसकी सारी जानकारी में मिलती है अहनानुरु और मुन्नानुरु, दो तमिल ग्रंथों के माध्यम से। और आगे लिखा है भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। देखो, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वृद्धावस्था के अंदर किससे शिक्षा ली थी? भद्रबाहु, ये गुरु थे भद्रबाहु। इससे शिक्षा लेकर, दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में क्या किया? श्रवणबेलगोला जो स्थान है कहां पर? कर्नाटक के अंदर, मैसूर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, वहां पर उपवास की पद्धति के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। देखो, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में वृद्धावस्था में अपनी भद्रबाहु से शिक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर कर्नाटक में, वहां पर उपवास की पद्धति के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये था विद्यार्थियों हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ विशेष बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकते हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में टिप्पणी लिखिए या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये है, देखो, आपके 322 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत में राज किया था और नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध के अंदर, और सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में और संधि की थी। उस संधि के दौरान इसको बहुत लाभ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय राज्य की स्थापना की थी, पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसने विजय प्राप्त की थी। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें वो आपके अहनानुरु और मुन्नानुरु दो तमिल ग्रंथ उनसे मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था वो 298 ईसा पूर्व के अंदर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक के अंदर है, वहां पर यानी कि इसने भद्रबाहु से शिक्षा लेकर अपने शरीर को उपवास की पद्धति के माध्यम से त्याग दिया। तो ये था हमारा मौर्य वंश का पहला शासक। नेक्स्ट हमारा आता है मौर्य वंश के अंदर विद्यार्थियों बिंदुसार, यानी कि पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था। दूसरा जो शासक आता है मौर्य वंश के अंदर वो है बिंदुसार। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो मौर्य वंश का शासक बनता है वो उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी बनता है, वो है बिंदुसार, जिसका भारत के अंदर समय अवधि थी 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। यानी 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर राज किया था बिंदुसार ने। तो विद्यार्थियों बिंदुसार के बारे में कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो देखो। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। देखो, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक जो बनता है वो उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी कौन? बिंदुसार बनता है, जो मगध का शासक बनता है। और इस बिंदुसार के बारे में यानी कि यूनानी लेखक क्या कहता है? इसको अमित्रोचेर्स कहते हैं। देखो, अमित्रोचेर्स यानी यूनान के जो लेखक है वो बिंदुसार के बारे में कहता है ये अमित्रोचेर्स है, एक उपाधि कहेगी इसको, अमित्रोचेर्स, यानी किसी से मित नहीं रखना। और वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रसार। देखो, यानी वायु पुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर यानी बिंदुसार के बारे में क्या लिखा है? भद्रसार। यानी बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया, भद्रसार। और जैन ग्रंथों के अंदर बिंदुसार को कहा गया है सिंहसेन। देखो, सिंहसेन कहा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेसन के अंदर आपके 4+1 यानी 4 नंबर का लघुत्तरात्मक है और 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ सकते हैं कि वायु पुराण के अंदर भद्रसार किसे कहा गया है? तो भद्रसार किसे कहा गया है? बिंदुसार को। और जैन ग्रंथों में यानी कि सिंहसेन किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है मित्रों तक्षशिला में विद्रोह हुआ था प्रथम। यानी कहने का मतलब होता है हमारे दिव्यावधान एक ग्रंथ है, दिव्यावधान एक ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला के अंदर क्या हुआ था? बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था। यानी कि तक्षशिला के अंदर बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले यानी कि बिंदुसार ने किसको भेजता है? अपने पुत्र अशोक को भेजता है। दिव्य अवदान के अनुसार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए
बिंदुसार सबसे पहले भेजता है अपने पुत्र अशोक को, और दोबारा जो भेजता है द्वितीय नंबर दूसरे बार वो सुसीम को भेजता है। तो सबसे पहले भेजता है विद्रोह दबाने अशोक को, फिर भेजता है सुसीम को। अगला जो लाइन है वो है यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, यानी बिंदुसार के समय यूनान का एक शासक था। कौन? एंटियोकस प्रथम ने यानी कि राजदूत बनाकर भेजा किसको? डायमैक्स को। डायमैक्स आया था बिंदुसार के समय राजदूत बनकर। किसने भेजा है डायमैक्स को? एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। ये कहाँ का शासक था एंटियोकस प्रथम? यूनान का शासक था। यूनान का शासक था एंटियोकस प्रथम ने राजदूत बनाकर भेजा डायमैक्स को। और मिस्र का जो नरेश था यानी मिस्र का जो शासक था कौन? फिलाडेल्फस ने यानी कि डियानिसिस को भेजा था राजदूत बनाकर। डियानिसिस। डायमैक्स तो था आपके एंटियोकस प्रथम का दरबारी यानी राजदूत था, इसने भेजा था यानी कि किसके दरबार में? बिंदुसार के। और डियानिसिस किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस का था। और कहां पर भेजा गया था? बिंदुसार के दरबार में। तो ये दो राजदूत थे बिंदुसार के दरबार में, भारत में आए थे, डायमैक्स और डियानिसिस, जो बिंदुसार के दरबार में उपस्थित किया गया था। तो विद्यार्थियों ये था हमारे मगध वंश के अंदर दूसरा शासक था मौर्य वंश का बिंदुसार, जिसकी समय अवधि थी 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ये भारत में मगध का शासक बनता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको यानी यूनानी लेखक कहता है अमित्रोचेस कहता है। और वायु पुराण में बिंदुसार के बारे में कहा गया है भद्रसार। और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था। कौन से ग्रंथ के अनुसार? दिव्य अवदान के अनुसार। दिव्य अवदान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले भेजा गया था अशोक को, और दोबारा भेजा गया था सुसीम को भेजा गया था। और बिंदुसार के समय दो राजदूत आए थे। कौन थे? डायमैक्स और डियानिसिस। डायमैक्स एंटियोकस प्रथम का था दरबारी, और डियानिसिस को किसने भेजा था? फिलाडेल्फस ने भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो विद्यार्थियों आज के लिए दो टॉपिक बहुत है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार आज हमने इस कक्षा के माध्यम से समझा है। आपको ये कक्षा कैसी लगी? अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो कक्षा है नवीनतम सिलेबस के अनुसार मैंने बनाई है। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी और समझ में आएगा। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर विद्यार्थियों जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।